हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास लेके आए हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की। रिवोल्यूशन अकाउंट जो फाइनल एग्जाम में बहुत सारी वेटेज रखता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, क्या क्या आइटम इसमें कवर की जाती है, किस टाइप का अकाउंट होता है ये, और फिर क्यों बनाया जाता है, या कौन सी सिचुएशन होती है जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने हैं। तो इन सभी बातों का डिस्कस हम आज की क्लास में करेंगे। तो फर्स्ट आपको ये बता रहा हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, इन दिस अकाउंट वी revalue of assets and liabilities। हम एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं इस अकाउंट। अब रिवैल्यू कब करते हैं, कुछ हमारे सामने सिचुएशन होगी जिसमें हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। अब ये सिचुएशन कौन कौन सी होती है देखिएगा। फर्स्ट सिचुएशन लिख रहा हूँ मैं, व्हेन देयर आर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर है उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। मीन्स हमारी जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है फर्म की, उसको हम रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, या कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट इन फर्म, कोई नए पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहे हैं, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे। या फिर हम अपने फर्म को सेल कर रहे हैं, फर्म इज गोइंग टू सेल। जब फर्म सेल हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये क्लियर हो गया कि रिवोल्यूशन अकाउंट में हम क्या काम करने वाले हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटी या पार्टनरशिप फर्म की, उसको रिवैल्यू करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम प्रोसेस बताएंगे सारा। कौन कौन सी सिचुएशन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, ये 5 सिचुएशन होती है जिसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। आप इस सिचुएशन में एक कॉमन आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई पार्टनरशिप में चेंज हो रहा होता है तब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, इट मीन्स हमारा जो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो था वो पार्टनर का रेशियो अब चेंज हो रहा है, मीन्स पार्टनरशिप चेंज हो रही है। या कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या छोड़ के जा रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फर्म को सेल किया जा रहा है। तो ये सारे केसेज वो केसेज है जिसमें पार्टनरशिप के अंदर चेंजेज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट उन केसेस में बनाया जाता है जिसमें फर्म का जो पार्टनरशिप रिलेशन है उसमें चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें हमारी यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट पता करेंगे और उसकी नेचर चेक करेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसा होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट, इसका एक नाम और भी होता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप के, जिसमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक पार्टनर में, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये भी हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका दूसरा नाम होता है। अब इसकी नेचर कौन सी होती है, आप देखोगे रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। आपको फॉर्मेट को क्रैम नहीं करना, समझना है फॉर्मेट को। अगर आप समझोगे तो आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। देखिए रिवोल्यूशन की जो नेचर होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट की नेचर। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। आपको पता है कोई भी अकाउंट होता है उसकी टू साइड्स होती है, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। एंड एज फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में क्या आते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे लॉस है, वो सारे क्या होंगे, डेबिट होते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। और क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम इज क्रेडिट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ रहे हैं जो कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम इज क्रेडिट। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन रिवोल्यूशन में सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन पे ध्यान देना है, उसको रिवैल्यू करना है। रिवैल्यू कैसे करना है वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, जब आप रिवैल्यूएशन करोगे तो अगर आप देखोगे अगर उसमें कोई लॉस आ रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में लिख देना, और अगर वहाँ पे कोई प्रॉफिट आ रहा है किसी भी रिवैल्यूएशन की वजह से तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख देना। किसकी वजह से, एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन की वजह से। कभी भी क्रैमिंग मत करना कि एसेट्स बढ़ेगा तो इधर आएगा, एसेट्स घटेगा तो इधर आएगा, भूल जाओगे एग्जाम में। सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए कि लॉस होगा वो डेबिट और प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट। अब ये आपको पता लगने लग जाएगा जैसे आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, एसेट्स अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो लॉस है, और एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स वो प्रॉफिट है हमारा। इसी हिसाब से कोई लायबिलिटी है, आपको किसी थर्ड पार्टी को लायबिलिटी पे करनी है, अगर वो लायबिलिटी में रिड्यूस हो रहा है कोई तो वो आपके लिए बेनिफिट है, आपको पैसा कम देना पड़ेगा। इन सेम वे अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये आपके लिए एक लॉस है, तो ये आपका डेबिट साइड आएगा। ठीक है, क्रैम नहीं करना है बच्चों, ध्यान से करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बस यही फॉर्मेट है, लॉस और प्रॉफिट। लॉस डेबिट होता है और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एज पर नॉमिनल अकाउंट के रूल फॉलो करता है और नॉमिनल अकाउंट ये कहता है, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन में भी यही फॉलो किया। अब इसमें एक और आ जाता है, कई बार एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आ जाता है कि रिवैल्यूएशन हमने जब एसेट से लायबिलिटी को किया तो कुछ एक्सपेंसेस हो गए। तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंसेस कोई प्रॉफिट नहीं होता कभी। एक्सपेंसेस आपको पता है कि एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या आता है, डेबिट ही होता है। एक्सपेंसेस भी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट होता है। तो आप इसको डेबिट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से कीजिए, कूल माइंड से क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर रट्टा मारोगे कि एसेट्स की वजह से ये आएगा तो कभी आप देखोगे एसेट्स की वजह से वो प्रॉफिट भी हो रहा है, एसेट्स की वजह से लॉस भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ के काम करना है। ये तो फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। आप ये बुक में जो फॉर्मेट है आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन उसको क्रैम मत कीजिएगा, हमेशा कंसेप्ट याद कीजिए जैसे ये आपके सामने बना रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, हम उस क्वेश्चन को करेंगे।
देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं ये बता रहा हूँ, ये टी.एस. ग्रेवाल सर है, एक बहुत रिनोड ऑथर है, उन सर की बुक का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। सबसे पहले हम 5 मिनट लगा के क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 शुड एज फॉलो। ये हमें बैलेंस शीट दे रखे हैं। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बन सकता है या नहीं बन सकता। अभी हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी, तो बन सकता है। और पूछा क्या उसने कि जनरल एंट्री करिए और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए। तो स्टूडेंट मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रिवोल्यूशन अकाउंट के एंट्री को मत याद कीजिए, आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखिए। अगर बाई चांस क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनानी आ जाती है, तो अगर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट आ जाता है तो आप उसको जस्ट 2 मिनट के अंदर आप इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, यह आपको पता है कि अकाउंट से हम जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा रिवोल्यूशन अकाउंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली चांसेस रहता है एग्जाम में रिवोल्यूशन अकाउंट आने के। बट अगर बाई चांस जनरल एंट्री आ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू हमें जनरल एंट्री बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है। फर्स्ट लाइन देर के लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय। अब स्टूडेंट्स एक कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस बाय और टू में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बाय है और ये थर्ड में 2 लिखा है, तो देखते हैं क्या साथ साथ। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होना। मशीनरी बी रिड्यूस बाय 15%। स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट बी क्रिएटेड, मतलब बनाना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ए क्रेडिटर ऑफ 5000 इज नोट टू क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज टू बी राइट बैक, मीन्स हमें राइट बैक करना है। ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। और एक्सपेंसेस है 2000 वाज पेड बाय फर्म ने पे किया एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम ए चार्टर्ड इंजीनियर। ठीक है, सिंपल सी समझेंगे कि वो एक एक्सपेंसेस है 2000 का, तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा। तो अब हम फॉर्मेट बनाते हैं। मैं आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट समझाता हूँ। राइट साइड में हम क्वेश्चन के अपना अकाउंट बना रहे हैं। आप इसकी क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसकी क्वालिटी को हाई कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को। रिवोल्यूशन अकाउंट, सबसे पहले जो भी रिवोल्यूशन है हम उन्हीं की बात करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट में आते हैं। फर्स्ट हमारा जो रिवोल्यूशन ट्रांजेक्शन दे रखा है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब ये बाय और टू का क्या रोल है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाय मीन्स इतने से बढ़ गया, और टू मतलब यहाँ तक हो गया, ऐसे याद कीजिए। ठीक है, बाय मीन्स इतने से बढ़ गया। ठीक है, जैसे लैंड और बिल्डिंग कितना है 2,60,000, तो ये 10% बढ़ गया। इट मीन्स कितना बढ़ गया 26,000, इतना इंक्रीज हुआ है। इस हिसाब से मशीनरी रिड्यूस हो गया 15%, तो मशीन है 3,50,000, तो इसका 15% करिए भाई, कितना आएगा, इसका आएगा 52,500। ठीक है, ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। स्टॉक टू बी इंक्रीज टू, अब टू मतलब इतना इसका वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है आफ्टर रिवाइज। तो स्टॉक पहले कितने का था 90 का, अब रिवाइज होके उसका वैल्यू कितना हुआ 1 लाख हुआ है। तो अब आपको देखना है कि वो 10,000 इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो टू और बाय का मीन्स समझ गए होंगे कि बाय मीन्स इतने से बढ़ गया या इतने से घट गया। टू का मतलब ये वैल्यू होती है आफ्टर रिवोल्यूशन।
ठीक है। तो हमें इसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा अगर टू देयर का है तो, और अगर बाय देयर का है तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा डिफरेंस होगा, मीन्स या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एसेट्स या लायबिलिटी में। ओके, तो फर्स्ट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो देखिएगा लैंड एंड बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो चुकी है। तो आपको पता है इधर हमारा क्या आता है, लॉस आता है, लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखना लेकिन अभी आप लिख लो, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किधर आएगा, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है हमेशा, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है, 26,000। तो यहाँ लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। मशीनरी रिड्यूस होगी 15%, रिड्यूस होगी तो आपको पता है लॉस हो गया टू मशीनरी, कितना लॉस हो गया, 350 का 15%, ये 5,500। आप चेक कर लीजिए इसको। स्टॉक टू बी इंक्रीज होके 1 लाख हो गया स्टॉक ऑलरेडी था 90,000 का, इट मीन्स 10,000 का हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो वो फायदा हुआ है, तो बाय स्टॉक लिखेंगे, कितना फायदा हुआ है, 10,000 का फायदा हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट बी क्रिएटेड, प्रोविजन आपको बनाना है। अब प्रोविजन क्या होता है स्टूडेंट्स, याद कीजिए 11th में हमने पढ़ा था कि प्रोविजन मीन्स होता है एक डाउटफुल केसेस बनवाया जाता है कि इतना पैसा डूब जाएगा। तो पैसा डूब जाता है, वो फायदा है या नुकसान है, सिंपल सी बात है, वो लॉसेज है, नुकसान है। कितना, 5% ऑफ डेटर, और डेटर कितना है हमारे 1 लाख, तो 5% इसका कितना हो जाएगा, 5,000। तो ये आपका पता है लॉस है, तो ये आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, आप इसको पूरा लिखेंगे 5,000। क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यू, हैंस टू बी राइट बैक। एक 5,000 का क्रेडिटर था, उसने क्लेम नहीं किया, इट इज टू बी राइट बैक, हमें उसको खत्म करना है, राइट बैक करना है। तो ये देखिए हमारे लिए क्या एक बेनिफिट है। क्रेडिटर मीन्स हमें किसी को पैसा देना था, अब वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो एक अच्छी बात है, ये एक प्रॉफिट है, ये एक फायदा है। तो हम किस साइड लिख देंगे इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रेडिटर कम हो गया, अब पैसा नहीं देना पड़ेगा। कितना है, 5,000। क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। अभी मैं कराता हूँ, अभी आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा एक बार। इसकी मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। एन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय फर्म ने पे किया, एक्सपेंसेस है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 2, कैश लिख दो चाहे बैंक लिख दो, ये 2,000 आ जाएगा। अगर ये किसी पार्टनर ने पे किया होता तो कैश की जगह उस पार्टनर का नाम आ जाता। मान ले मैं कहता हूँ कि मिस्टर अनिल ने पे किया है, तो यहाँ पे 2 मिस्टर अनिल आ जाता। और अगर कुछ नहीं होता तो हम ये ज्यूम करेंगे कि वो कैश में पे किया है, तो 2 कैश आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब आप इसको क्या करोगे, टोटल लगा लेना, इसको देखना कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, वो साइड दोनों साइड लिखना है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा डायरेक्टली कि हमारी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा आ रही है। उसका टोटल करो 59,500, जितना टोटल है उतना ही टोटल हम इधर लिख देंगे 59,500। अब डिफरेंस आया है वो आपको पता है कैसे अकाउंट आप क्लोज करते हो, डिफरेंस आप इधर लिख लो, यह है 18,500, और ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब ये लॉस है या प्रॉफिट है, इस चीज़ को आपको चेक करना है। देखो ये साइड ज़्यादा है, ये साइड डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड ज़्यादा है, किस चीज़ की साइड है, ये लॉस की साइड है, और ये प्रॉफिट की साइड है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लॉस होगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसमें उसके पार्टनर के नाम है अनिल, मानवी एंड पायल। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप भी शॉर्ट में मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा इसको। और जब भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ध्यान रखिएगा कोई भी चेंज से पहले बनता है, किसी भी चेंज होने से पहले बनता है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, चाहे वो न्यू पार्टनर आ रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहा है, मतलब उससे जस्ट पहले की डेट का बनाया जाता है।
तो ऑब्वियसली उसमें जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन सा रेशियो होगा, वो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो हमारा यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है 532। तो आप 18,500 जो लॉस है वर्किंग नोट बना लीजिए इसको, 18,500 का इसमें डिवाइड कर दीजिए 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये आप करोगे तो ये आ जाएगा 9250 5550, यह आएगा 3700। तो इस हिसाब से ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसने जनरल एंट्री भी पूछी है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को छोड़ के अब बाकी आप बैलेंस शीट पे फोकस करोगे। उससे पहले मैं आपको, अभी हमने एक स्टार लगाया, ये रेड स्टार दिख रहा है आपको पॉइंट नंबर 6 पे, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, अपने हिसाब से मत चलिए, कंसेप्ट को फॉलो कीजिए, कभी गलती नहीं होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब ये वर्कमैन कंपनसेशन इसका क्या है आप इसको देखिए। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास कितना है 30,000 और आपको क्लेम कितना है 10,000। तो अब आप ये बताइए कि ये रिवैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे। आपने जब इसका एडजस्टमेंट पढ़ी थी कि 30,000 हमारे पास रिजर्व है, 10,000 का क्लेम है, इट मीन्स 20,000 क्या होगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और क्लेम ज़्यादा है, तब जो डिफेंस होगा तब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नोट लिखा रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग, बहुत क्वेरी आ रही थी, तो इसलिए आप इसका नोट लिखिएगा। इफ वर्कमैन compensation reserve is more than claim on workman compensation, मीन सिंपल सी बात है, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम से ज़्यादा है, मीन्स ऐसे है, तो फिर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट, ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ पीछे क्लासेज में। आप एक क्लासेज देखोगे जिसमें हमने रिजर्व को एडजस्ट किया, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अगर ये ज़्यादा है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज़्यादा है किससे, सॉरी रिजर्व ज़्यादा है क्लेम से। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर केस अपोजिट है, मीन्स क्लेम ऑन वर्कमैन compensation is more than workman compensation reserve, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो डिफरेंस को हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। और बताइए आप कौन से साइड में करेंगे इसको, प्रॉफिट वाले साइड में या लॉस वाले साइड में। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको साइड भी क्लियर हो जाएगी कौन सी साइड में आएगा। क्लेम मीन्स पैसा देना है वर्कमैन को रिगार्डिंग कंपनसेशन, और रिजर्व हमारे पास कम पड़ा है, तो सिंपल सी बात है ये हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसिव है, एक तरह से लॉस हो रहा है। मान लो मेरे पास 10,000 रुपीज़ है रिजर्व में
और मुझे 15,000 का क्लेम देना है, तो 5,000 रुपये मेरी तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो ये 5,000 किस में आ जाएगा, 5,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से कर लिए, इम्पोर्टेंट नोट्स है ये, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक कोई नया नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सिर्फ सेकंड जो स्टार है वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा नया है कि अगर ज़्यादा होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। और ये भी नया नहीं है, हमने देखिएगा आप डिस्क्रिप्शन में क्लास पढ़ी है, अगर आप उसमें जाके देखोगे तो अगर ऐसा होता तो हम उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री करते हैं। आपने भी रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री की होगी अगर वो आपने क्लास लगाई होगी तो इस हिसाब से आपको वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कब आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तभी आएगा जब क्लेम ज़्यादा हो रहे हैं। अगर क्लेम कम है तो उसको रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इस केस में क्या था, इस केस में क्या सिचुएशन है देखिए, इस केस में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितना था, 30,000 का। आप देखो ये 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है और क्लेम कितना है, 10,000 का। तो क्या यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 30,000 का हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है और 10,000 हमें क्लेम करना है। तो 20,000 जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये 20,000 हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वेरी थी वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग, तो ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट के थ्रू या दूसरे मीडियम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन के अलावा जो भी आइटम बच चुकी है हमारे क्वेश्चन में उसकी। आप लायबिलिटी साइड में आइए, एक आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व, देखो ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है, इसका सारा हो चुका है। कैपिटल का हम कुछ करते नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के भी मैंने आपको पीछे एक एडजस्टमेंट बताया था जनरल रिजर्व का, कि अगर रिजर्व के बारे में कुछ भी ना कहा जाए, इफ देयर आर नो ट्रीटमेंट मेंशन इन क्वेश्चन, कि क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये भी आप इसका नोट बना के लिख लीजिएगा कि इफ देयर आर नो मेंशन अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो बस ये एंट्री थी हमारी एक्स्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो आप इसकी एंट्री कर दोगे, बाकी अकाउंट से एंट्री बनानी आपको आती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हम क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा कि आपको अकाउंट से एंट्री कैसे बनानी है, मैं उसके लिए एक अलग से क्लास ले आऊँगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, ये भी ग्रेवाल सर का क्वेश्चन है कि A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. They also decide to record the effect of the following revaluation without affecting the book value. देखो मैंने जो रिजर्व वाली जो क्लास बताई थी उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, ओल्ड वैल्यू पे ही हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को शो करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या सिंगल एंट्री करनी है, इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इट मीन्स फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट इन द सेंस हम उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे उसकी, ठीक है। तो आप वो क्लास आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, कि अगर वहाँ पे लिखा है कि ओल्ड वैल्यू में आप प्रेजेंट कर रहे हो या
दूसरी लैंग्वेज में उसे लिख दिया कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना मीन्स ओल्ड वैल्यू ही है, या एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, या सिंगल एंट्री की बात कर रहा है। तो उस केसेस में हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट थ्रू सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे किसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट आ रहा है, जो लॉस आएगा उसको हम करेंगे। तो एट फर्स्ट हम एक वर्किंग नोट के थ्रू एक रिवैल्यूएशन का इफेक्ट देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है वो प्रॉफिट का है या लॉस का है। तो अगर आप इसमें अकाउंट बनाना चाहो तो आप ये अकाउंट बना सकते हो, लेकिन वो वर्किंग नोट में बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाता हूँ। अगर आप बना ही दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इससे हैबिट हो जाएगी हमारे अकाउंट बनाने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन देर का है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये बुक वैल्यू है, ये रिवाइज वैल्यू है। बुक वैल्यू 5000, रिवाइज वैल्यू 550। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख लीजिए लॉस और प्रॉफिट। अब यहाँ पे बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी इंक्रीज हो गई? 50,000 की। प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू इज 250 एंड रिवाइज वैल्यू इज 240। इट मीन्स हमारी मशीनरी का वैल्यू रिड्यूस हो गया मतलब लॉस हो गया। कितने का? 10,000 का। तो लिखिए 2 मशीन्स 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 एंड रिवाइज वैल्यू इज 55,000। मीन्स कम हो गया, रिड्यूस हो गया, तो अच्छी बात है। लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, पैसा कम देना पड़ेगा, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपको पता है किधर आता है? क्रेडिट साइड आता है, ठीक है, बाय क्रेडिटर। कितना? 5,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स कोई एक्सपेंसेस है वो अभी पेंडिंग है, आपको पे करना है। बुक वैल्यू इज 60,000 एंड रिवाइज वैल्यू इज 75,000। इट मीन्स 15,000 आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, इट मीन्स वो आपके लिए लॉस है, आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो ये इधर आ जाएगा टू एक्सपेंसेस। कितने का? 15,000 का। और इसमें कुछ है नहीं, तो आप इसको देखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। लेकिन फिर भी आप उसको देख लीजिएगा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अब आप इधर देखोगे, इधर 55,000 आ रहा है, तो इधर भी 55,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आ रहा है हमारा 30,000। अब 30,000 का ये जो डिफरेंस है वो क्या है, वो आपको देखना है। देखिए ये जो साइड है, ये क्या है? हमारा प्रॉफिट वाला, और ये साइड है, ये लॉस वाला है। तो यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है? प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है। तो जो डिफरेंस बच रहा है वो क्या है हमारा? लॉस है या प्रॉफिट है? बताइए, प्रॉफिट है या लॉस है? वो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब करना क्या है हमारे को? एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आप एक वर्किंग नोट और बनाओगे, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के लिए एक वर्किंग नोट बनाइए, मैं साइड में बनाता हूँ। और स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसकी क्वालिटी को आप हाई कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि स्क्रीन का जो स्पेस है वो थोड़ा कम है और क्वेश्चन बड़े होते हैं, इसलिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट किसका? सेक्रीफाइस और गेनिंग का, ठीक है। तो देखिए ABC, यहाँ लिखेंगे A, B और C। ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, वही नॉर्मल रूल फॉलो करो। ओल्ड कितना है? 5/10, 3/10 और 2/10। मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ। न्यू क्या है? 2/10, इसका 3/10 और इसका 5/10। तो इसका तो 0 आएगा, क्योंकि 3/10 में 3/10 गया तो 0 आएगा, मीन्स नो सेक्रीफाइस, नो गेन, कुछ नहीं होगा इसका। इसमें देखिए आप दोनों का एलसीएम सेम है, 10, 5 - 2 और इधर आ जाएगा 2 - 5, 10। आप देख रहे होंगे कि ये 3/10 आ गया और ये माइनस का 3/10 आ गया।
तो हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया, इट मीन्स ये सेक्रीफाइस है और मिस्टर सी है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब आपको रेशियो आपके सामने है, अमाउंट जिसको एडजस्ट करना है वो आपके सामने है। तो बस दिक्कत क्या है, सेक्रीफाइस पार्टी में ऐसा क्या होती है, क्रेडिट होती है, लिख लो साथ साथ। गेनिंग पार्टी में ऐसा क्या होती है, डेबिट होती है। तो कर दीजिए एंट्री। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और गेनिंग कौन कर रहा है, सी कर रहा है। सी डेबिट है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब कितना आएगा, इसका 3/10, इसका भी 3/10, तो सी का आ जाएगा 3/10 इंटू में 30,000, यह आ जाएगा 9,000, और इसका भी कितना आ जाएगा 9,000। बस ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, सिंपल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा रहा हूँ, आप इसे नोट को ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि कई बार ये नोट को ना याद करने से बहुत टाइम वेस्ट होता है, साथ में क्वेश्चन भी गलत रहता है, ठीक है। देखो कोई भी रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चाहे वो डेबिट बैलेंस है चाहे वो क्रेडिट बैलेंस है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व, P&L एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो डिस्ट्रीब्यूट या फिर एडजस्ट। ये आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होता है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में होता है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में होता है, और एडजस्ट सेक्रीफाइस रेशियो या गेनिंग में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो रिजर्व, और अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए, नो मेंशन। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में अगर जैसा कहेगा वो तो करना ही होगा, फिर हमारा ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग रिजर्व, P&L एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो अभी हमने कहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कभी नहीं कर रहा, क्या हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप इस नोट को अच्छे से याद कर लीजिए कि इफ़ देयर आर नो मेंशन अबाउट रिजर्व, P&L एंड रिवैल्यूएशन, तो हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर गुडविल के बारे में बात करें, अभी क्वेश्चन आने वाला है, अगर गुडविल के बारे में बात करेंगे, गुडविल के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ ना कहा जाए तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट। और एडजस्ट आपको पता है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और एक आपको और मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बैलेंस शीट में ये आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या उसका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और अगर हम उसको एडजस्ट करेंगे तो ये बैलेंस शीट में आएगा क्या, आएगा, लेकिन ओल्ड वैल्यू पे आएगा। किस पे आएगा, ओल्ड वैल्यू पे आएगा। अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में है तो आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। मीन्स ओल्ड वैल्यू, जो ओल्ड बैलेंस शीट में जैसा लिखा था वैसा ही आएगा, ठीक है ना। सेम एज इन ओल्ड बैलेंस शीट, जैसा बैलेंस शीट में लिखा था वैसा ही आएगा, उसी साइड ही आएगा अगर एडजस्ट कर रहे हो तो। और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो राइट ऑफ हो गया, खत्म, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को, इस नोट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि गुडविल को वो एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मैंने आपको एक रूल बता दिया, ठीक है। गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे इफ़ कुछ ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो। देखो अगर क्वेश्चन में जैसा कह रहा है तो फिर तो हम वैसा करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कुछ भी ना कहा जाए तब ये रूल है, तब ये आपको रूल फॉलो करने हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। देखो अभी हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे
क्योंकि रिवोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है। आप देखोगे 2-3 चैप्टर में ये हमारा कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, साथ साथ में हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको टॉपिक जैसे क्लियर हो गया होगा। लेकिन बेसिक याद कीजिए, आप इस क्लास को एक बार 2 बार जितने बार भी लगाना है लगाइएगा। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आपको लर्न करना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए। ओके ओके स्टूडेंट, बाय।